हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? मेहनत कर में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। और आज देखिए मराठे आज हमारे खत्म हो जाएंगे। टोटल हमें मराठों को समझने में 6 लेक्चर लगे, लेकिन मराठों को हमने अच्छे से, आज हमारा छोटी मोटी बातें मराठों के बारे में रह गई थी, आज उसको पढ़ के मराठों को पूरा खत्म करते हैं। लेकिन उससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट की क्लास में हम पढ़ रहे थे बालाजी बाजीराव की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद मराठों में संघर्ष बहुत ज्यादा रहा छत्रपति बनने के लिए, पेशवा बनने के लिए। खैर छत्रपति का पद तो पहले ही खत्म हो गया था। और उसके बाद पहले माधव राव बने, फिर नारायण राव बने, और उस बीच फिर उसके बाद सवाई माधव राव आया, लास्ट में फिर बाजीराव दुत्ते आया। मैंने आपको उस बीच बताया था, अगर मैं पीछे का थोड़ा सा रिवीजन कराऊं तो अंग्रेजों ने 3 युद्ध करे थे मराठों पर। अगर मैं शुरू से रिवीजन करूं तो देखिए सबसे पहले पेशवा रहे बालाजी विश्वनाथ। सबसे पहले पेशवा रहे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बेटे कौन थे? बाजीराव। ठीक है। और बाजीराव का बेटा कौन था? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। और बालाजी बाजीराव के बाद जो अगला पेशवा बना वो बना माधव राव। माधव राव के बाद नारायण राव। नारायण राव के बाद सवाई माधव राव। सवाई माधव राव, ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं। कुछ बातें इनके बारे में रह गई थी, वो और खत्म कर लेते हैं। और लास्ट था बाजीराव दुत्ते, जिसको अंग्रेजों ने अपना पेंशन भोगी बना के हटा दिया था। देखो इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो 1713 से 1719। अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो 1719 से 1740। इसके कार्यकाल की बात करें तो 1740 से 1761। इनका कार्यकाल 1761 से 1772। इनका कार्यकाल एक ही साल का रहा, 1772 से 1773। 1773 से लेके 1800 तक इनका कार्यकाल रहा। और भैया 1800 से लेके 1818 तक अंग्रेजों ने इन्हें बनाए रखा और फिर हटा दिया। ये इनका शासनकाल है। बालाजी विश्वनाथ के बारे में हमने मेन क्या पढ़ा कि ये मैग्ना कार्टा लेके आ गए थे अंग्रेजों से, और फर्रुखसियर को हटाने में इन्होंने सैयद बंधु की बहुत मदद करी थी। छत्रपति शाहू जी महाराज को छत्रपति बनाने में इन्होंने मदद करी थी। बाजीराव ये तो पूरा जीवन भर अपना युद्ध ही लड़ता रहा। पुर्तगाल को मारा इसने, पुर्तगाल से इसने सालसेट को लिया, वसीन को लिया, आइलैंड गया था, अपने हिंद महासागर पे जहां लुटेरे बैठते थे जंजीरा द्वीप पर जाके इसने सिद्धियों को मारा। उधर मोहम्मद खान बंगस को मारा क्योंकि वो मस्तानी पर अटैक कर रहा था, बुंदेला छत्रसाल के यहाँ पर। इसके बाद ये अब गया मोहम्मद शाह को ये डरा के आया। इसमें तो बहुत कुछ किया, हम पूरा पढ़ चुके हैं। बालाजी बाजीराव के समय बहुत ज्यादा मराठों का विस्तार हुआ और ये पहुंच गए थे पाकिस्तान के अटक तक। जब ये पाकिस्तान के अटक तक पहुंचे तो वहां पर अहमद शाह अब्दाली से बालाजी बाजीराव के समय मराठों का एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसको हम बोलते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। इस युद्ध में बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई सदाशिव राव भाव लड़ रहा था। और कहने के लिए जो पानीपत का तीसरा युद्ध था, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बालाजी बाजीराव का बेटा विश्वास राव, जो छोटा था। अब पानीपत के तीसरे युद्ध में सदाशिव राव भी मारा गया, इसका बेटा विश्वास राव भी मारा गया, और मराठाओं के सारे कुशल सेनापति और एक बहुत भारी मात्रा में मराठों की आर्मी मारी गई, और मराठे यहां से बिल्कुल अपने पतन की तरफ बढ़ गए। लेकिन फिर दोबारा से माधव राव ने मराठों को खड़ा किया। पेशवाओं के साथ पेशवा माधव राव के समय एक बार फिर मराठाओं का पतंगा लहरा। इन्होंने फिर दोबारा राजस्थान के सारे राजपूतों को अपने कंट्रोल में कर लिया। यमुना गंगा के द्वार पर जो जाट थे उनको अपने कंट्रोल में कर लिया। पंजाब के एरिया में जितने भी सिख थे उनको अपने अंडर ले लिया। नीचे मैसूर की बात करें तो हैदर अली से इन्होंने टैक्स लेना वसूल शुरू कर दिया। निजामों में निजामुल मुल्क चिनकलीस खान असफ जहां था उसको मारा। बंगाल में अलीवर्दी खान को मारा। तो फिर दोबारा माधव राव के समय मराठे दोबारा से उभरने शुरू हुए, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई 1772 में। यहां पर मैंने आपको बताया था बालाजी बाजीराव का एक छोटा भाई था जिसका नाम था रघुनाथ राव। इस रघुनाथ राव के अंदर भी एक ख्वाहिश थी कि मैं भी छत्रपति पेशवा, छत्रपति बार बार नाम आ रहा है, मैं भी पेशवा बनूं। अगर आपको छत्रपति और पेशवा दोनों में अंतर समझना है तो पीछे के लेक्चर देखें, वहां पर मैंने बताया छत्रपति और पेशवा क्या क्या थे। छत्रपतियों के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पेशवा, लेकिन एक समय बाद छत्रपति के पद को उन्होंने समाप्त करके पूरे मराठाओं की शक्ति पेशवाओं के हाथ में आ गई, और उन पेशवा के क्रम में सबसे महान पेशवा हुए हैं ये। ठीक है। मैंने बताया बालाजी बाजीराव के समय रघुनाथ राव के दिल में कहीं ना कहीं ये था कि मैं भी कभी पेशवा बनूं, लेकिन बालाजी बाजीराव के बाद माधव राव को पेशवा बना दिया गया। अब क्योंकि माधव राव भी बड़ा क्रूर था, बड़ा ही वीर था, तो रघुनाथ राव की हिम्मत नहीं हुई कि माधव राव का विद्रोह कर दे। उसको लगता था ठीक है माधव राव जब मर जाएगा तब मैं पेशवा बन जाऊंगा।
लेकिन माधवराव के बाद उसके भाई नारायण राव को पेशवा बना दिया गया। अब रघुनाथ राव किलस गया कि भाई अपने को कब बनाया जाएगा पेशवा, ये पीढ़ी आ जा रही है, हमारा भी तो कुछ हाथ है। इसलिए जब नारायण राव को पेशवा बनाया गया तब रघुनाथ ने जाके अंग्रेजों से संधि कर ली। अंग्रेजों से जाके इसने क्या कर लिया, समझौता। और इस समझौते को मैंने बताया था सूरत की संधि। कौन सी संधि कर ली जी, सूरत की संधि। किसने जाके सूरत की संधि करी, रघुनाथ राव ने। किससे जाके करी, अंग्रेजों से। कारण क्या था, रघुनाथ राव चाहता था कि मैं जाके अंग्रेजों से संधि करूं। अंग्रेजों के पास बहुत एडवांस रूप के हथियार है, एनुमिनेशन है, उनपे प्लानिंग है मारने की। अंग्रेजों के साथ में इन पर अटैक करूंगा, इनको मार दूंगा और पेशवा गद्दी पर मैं बैठ जाऊंगा। इसलिए जाता है रघुनाथ राव और रघुनाथ राव जाके अंग्रेजों से संधि कर लेता है, जिस संधि को हम क्या बोलते हैं, सूरत की संधि। और इस सूरत की संधि के तहत दो बड़े राजधानी, जो पुर्तगाल की एक राजधानी हुआ करती थी बसीन, जिसको कभी बाजीराव जीत के लाया था, और साथ में एक और पुर्तगाल का एरिया सालसेट, जो कभी बाजीराव पुर्तगाल को मार के उनसे छीन के लाया था। सूरत की संधि के तहत रघुनाथ राघव इन दोनों एरियाओं को अंग्रेजों को दे देता है। अब उन दिनों अगर दक्षिण भारत में कोई व्यापारिक राजधानी थी तो वो बसीन थी, अंग्रेजों की मौज आ गई। अब देखिए, अंग्रेजों ने रघुनाथ राव से समझौता कर लिया कि ठीक है, आपसे हम संधि करते हैं, सूरत की संधि, और उसके बदले रघुनाथ राव ने बसीन और सालसेट दिया। और इसके बदले अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को बोला कि हम आपकी मदद करेंगे इनका तख्ता पलट कराने में और आपको बिठाने में। और जब अंग्रेजों के हाथ में बसीन और सालसेट आ गया तो वो अपनी बात से मुकर गए। जब वो अपनी बात से मुकर गए तो रघुनाथ राव को लगा, यार अब तो कट गया मेरा। पहले अंग्रेजों ने बोला कि हाँ मेरा साथ देंगे, और साथ के चक्कर में मैंने उनको बसीन और सालसेट पर अधिकार तो दे दिया, और उसके बाद अंग्रेज बात से मुकर गए। जब अंग्रेज बात से मुकरे तब रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहा, और इसके क्रम में पहला मराठाओं के बीच में युद्ध हुआ और अंग्रेजों के बीच में, जिसको हमने क्या नाम दिया था, प्रथम आंग्ल मराठा वॉर। अच्छे से समझो, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। इसे हिंदी में क्या लिखेंगे, पहला या प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। कारण क्या है थी, कारण है कि सूरत की संधि में जो अंग्रेजों ने समझौता किया था रघुनाथ राव से, बाद में अंग्रेज उस चीज से नाट गए। इस कारण अंग्रेजों और मराठों के बीच में एक युद्ध होता है जिसको हम बोलते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। एंग्लो मतलब अंग्रेज, अभी सिंपल इतना समझिए। इस युद्ध में जो मराठों की तरफ से लड़ते हैं वो लड़ते हैं महादजी सिंधिया। मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में हमने महादजी सिंधिया का जिक्र किया था। माधवराव के समय जो बारबाई परिषद के जो दो सबसे मुख्य मंत्री थे उनमें से एक थे महादजी सिंधिया और दूसरे थे नाना फडणवीस। महादजी सिंधिया मराठों की साइड से लड़ रहे हैं और ये जो युद्ध हो रहा है किससे हो रहा है, अंग्रेजों से। और अंग्रेज आते हैं और इस युद्ध में, क्योंकि अंग्रेजों के पास प्लानिंग अच्छी थी, अंग्रेज आपस में फूटे नहीं थे, ये आपसी में फूट पड़ी रही थी इनमें गद्दी के लालच में। अंग्रेजों के पास प्लानिंग थी, अंग्रेजों के पास अच्छे हथियार थे, तो अंग्रेज इस युद्ध को जीतना तय था। तो फाइनली जब महादजी सिंधिया को लगता है कि भाई अब बात हाथ से निकल जाएगी, पार नहीं पड़ेगी, तब अंग्रेजों से महादजी सिंधिया एक समझौता करते हैं और ये एक संधि पर रुकता है जिसको हम बोलते हैं सालाबाई की संधि। इनके बीच में एक समझौता होता है और उस समझौते को हम क्या बोलते हैं, सालाबाई की संधि। तो प्रथम एंग्लो मराठा वॉर कौन सी संधि पर रुका, सालाबाई की संधि पर। इस संधि में क्या समझौते हुए, इस संधि पे समझौते हुए कि कुछ मराठों ने अपने जीते हुए क्षेत्र दे दिए अंग्रेजों को, और इसके बदले अंग्रेजों ने यह चीज कबूल करी कि मराठों का जो पेशवा है वो माधवराव है। जबकि देखो वो पहले उनसे पेशवा बनने के लिए कौन उनके साथ आ रहा था, रघुनाथ राव। लेकिन अंग्रेजों ने अपना फायदा देखा, अंग्रेजों ने देखा रघुनाथ राव को पेशवा बनाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसके पास पावर नहीं है, पावर है सारी माधवराव वाले वंश में। तो उन्होंने उनसे एक संधि करी जिस संधि को बोला गया सालाबाई की संधि। सालाबाई की संधि के तहत अंग्रेजों ने यह माना कि मराठों के जो पेशवा है वो है पेशवा माधवराव, सवाई माधवराव। और सवाई माधवराव को पेशवा मानने के साथ साथ कुछ मराठों के महत्वपूर्ण क्षेत्र को अंग्रेजों ने ले लिया और महादजी सिंधिया को देना पड़ा क्योंकि मराठे हारे थे। इसके बाद सवाई माधवराव के बाद मैंने आपको बताया गद्दी पर ये सवाई माधवराव के बाद गद्दी पर कौन बैठा, बाजीराव द्वितीय। गद्दी पर कौन बैठा, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय के समय
अंग्रेज समझ चुके थे कि अब मराठे हिल चुके हैं। क्यों? क्योंकि महादजी सिंधिया मर चुके थे, सवाई माधवराव मर चुका था, नाना फडणवीस मर चुके थे, आपसी इनमें मुठभेड़ इतनी चल रही थी, बाकी के जो मराठा साम्राज्य में जो 5 वंश टूटे थे वो पेशवाओं के साथ नहीं थे। अब मराठे पूरी तरह कमजोर हो चुके थे। उनके पास कोई महान योद्धा नहीं था, कोई महान नेतृत्व पेशवा नहीं था, कोई महान उनका मंत्री नहीं था, सेना के अंदर अनुशासन नहीं बचा था, सब आपसी मतभेद कर रहे थे। और अंग्रेजों को लगा कि इससे बढ़िया मौका नहीं है मराठों को तोड़ने का। बाजीराव द्वितीय के समय वो दूसरा अटैक करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाजीराव द्वितीय बड़ा ही पोपट, और ये बाजीराव द्वितीय किसका बेटा था? रघुनाथ राव का। फाइनली जाके रघुनाथ राव को सुकून मिला होगा कि चलो मैं पेशवा नहीं बन पाया, मेरा बेटा तो बना। लेकिन बाजीराव द्वितीय पूरा फ्रॉड इंसान। इसके समय सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होता है और ये वॉर जाके रुकता है ये किस किस में हो रहा है आप समझ रहे हैं? ये वॉर किस में हो रहा है? एंग्लो मराठा। एंग्लो मतलब कौन हो रहे हैं? अंग्रेज। और मराठा को इस समय नेतृत्व कौन कर रहा है? बाजीराव। समझे? और ये जो पूरा दूसरा युद्ध है ये एक समझौते पे जाके रुकता है जिसको हम बोलते हैं वसीन की संधि। ये संधियां याद रखना। पहला युद्ध कौन सी संधि पर रुक रहा है? सालाबाई की संधि। इसमें क्या बोला जा रहा है कि माधवराव को हम पेशवा बनाते हैं, बदले में मराठों को कुछ अपने क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़े। सेकंड अटैक मराठों पर क्यों किया गया? क्योंकि मराठे बहुत कमजोर हो गए थे और अंग्रेजों का एरिया, ये मराठों का एरिया अंग्रेज कब्जाना चाहते थे, इसलिए किया। और ये दूसरा युद्ध हुआ, ये कहां पर रुका? वसीन की संधि। अब इस संधि में देखो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, यहां से मराठे खराब हो गए, डूब गए। क्योंकि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में अंग्रेजों ने समझौते में यह बात मराठाओं को मनवाने पे मजबूर कर दिया कि आज के बाद से मराठों के जो भी पेशवा होंगे वो हमारे पेंशन भोगी हो जाएंगे। मतलब अब आप प्रशासन से अलग हट जाइए, जाके चुपचाप कहीं रहिए, आपको महीने की पेंशन मिलती रहेगी, प्रशासन अंग्रेज चलाएंगे। इससे होता क्या था कि 4-5 साल जब मराठा की जो आम पब्लिक थी वो अपने पेशवा से अलग हो जाया करती थी, तो 4-5 साल बाद पेशवा से अटैचमेंट अलग हो जाया करता था। वो भूल जाते थे कि कौन है क्या है, और धीरे धीरे जब अंग्रेज मेन लीडर से उसके समाज को अलग कर देते थे, तो करते 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 एक समय ऐसा आता था कि उस समाज की आम पब्लिक अपने राजा को भूल जाया करती थी। और जब अंग्रेजों को लगता था कि अब पब्लिक भूल चुकी है, तो वो जो समाज का मेन ना राजा हुआ करता था उसको मार दिया करते थे। ऐसे तोड़ा है अंग्रेजों ने, सेम मराठों को तोड़ा। और सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में एक संधि करते हैं अंग्रेज, वसीन की संधि, और इस संधि के तहत मराठों के पेशवाओं को पेंशन भोगी बना देते हैं और पूरे मराठे क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अब हम चलाएंगे। लेकिन यहां पर अंग्रेज के साथ एक गड़बड़ी और हो जाती है जिसके कारण उन्हें तीसरा युद्ध करना पड़ता है। इसलिए मराठों और अंग्रेजों के बीच में 3 युद्ध हुए। पहला फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो सालाबाई की संधि पे रुका जाके रुका। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो वसीन की संधि पर जाकर रुका। इसने मराठाओं को पूरा डुबा दिया क्योंकि यहां से जो मराठे पेशवा थे वो पेंशन भोगी हो गए। अब आप समझो कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर क्यों करना पड़ा अंग्रेजों को। अब हमें क्या समझना है? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। इसका देखो एक कारण था जो आपको समझना पड़ेगा। बालाजी बाजीराव के समय, अब से हम थोड़ा पीछे चलते हैं 1750 के आसपास। बालाजी बाजीराव के समय मराठों को 5 भागों में बांट दिया गया था। कितने भागों में बांट दिया गया था? 5 भागों में बांट दिया गया। देखो कौन कौन से भाग थे, यदि आप नक्शे से समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो ये है मध्य प्रदेश, ठीक है, ये है महाराष्ट्र, ठीक है। मध्य प्रदेश की 2 जगह याद रखना, एक ग्वालियर और दूसरी इंदौर, ठीक है। ये है गुजरात। गुजरात में एक जगह याद रखना बड़ोदरा, जो बड़ौदा के नाम से भी जानी जाती है और बड़ोदरा के नाम से भी। महाराष्ट्र में 2 जगह, एक पुणे और दूसरी नागपुर। ये 5 जगह थी जहां पर मराठे साम्राज्य बट गए थे, ठीक है। पुणे में कौन थे? तो पुणे में थे पेशवा, बाजीराव पेशवा, बालाजी विश्वनाथ पेशवा, ये सारे पेशवा थे।
अगर मैं बात करूं ग्वालियर की, तो ग्वालियर में थे सिंधिया, सिंधिया। अगर मैं बात करूं नागपुर की, तो नागपुर में चले गए भोसले। कौन चले गए जी? भोसले। अगर मैं बात करूं बड़ौदा की या बड़ोदरा की, तो बड़ोदरा में आ गए गायकवाड़। और अगर मैं बात करूं इंदौर की, तो इंदौर में आ गए होलकर। ये 5 मराठी वंश थे जो बालाजी बाजीराव के समय 5 भागों में टूट गए थे। जो ग्वालियर में मराठी रहते थे उनको बोलते थे सिंधिया, जो नागपुर में मराठी रहते थे वो उनको बोलते थे भोसले, जो बड़ोदरा वाले क्षेत्र में मराठी रहते थे वो थे गायकवाड़, जो इंदौर में मराठी रहा करते थे वो थे होलकर, और जो पुणे में रहा करते थे वो थे पेशवा। इसलिए आप सुनते होंगे ज्योतिराज सिंधिया, जो आज हमारे भाजपा के माननीय केंद्रीय मंत्री भी है। ज्योतिराज सिंधिया वो कहां से है? यहां से, आशा भोसले। ठीक है। आप गायकवाड़ में सुनते होंगे चेन्नई सुपर किंग्स का ओपनर ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है। तो ये 5 भागों में मराठे टूटे। याद रखना, पुणे में थे पेशवा, ग्वालियर में थे सिंधिया, नागपुर में थे भोसले, बड़ोदरा में थे गायकवाड़, इंदौर में थे होलकर। मैंने बताया गायकवाड़ इंदौर पड़ते हैं मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, पुणे और नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, और बड़ोदरा पड़ता है गुजरात वाले क्षेत्र में। दरअसल जब सेकेंड एंग्लो वॉर हुआ मराठा और अंग्रेजों के बीच में, तो उस युद्ध में ना तो भोसले लड़े, ना होलकर लड़े, ना सिंधिया लड़े। और सिंधिया तो नहीं, सिंधिया को छोड़ो, ये गायकवाड़, ये तीनों लड़े ही नहीं। कौन कौन से? नागपुर के भोसले, बड़ोदरा के गायकवाड़ और इंदौर के होलकर। ये तीनों अंग्रेजों से लड़े ही नहीं। और जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, उस वॉर में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों से कौन लड़े? पेशवा। और पेशवा की सारी शक्तियां समाप्त कर दी थी उन्होंने सेकंड एंग्लो मराठा वॉर से। लेकिन अंग्रेजों को डर था कि अभी छोटे छोटे मराठा साम्राज्य रह रहे हैं, इनको भी निपटाना जरूरी है, वरना आने वाले समय में हो सकता है कि ये हमारा विरोध कर दे। तो इनको भी शांत करने के लिए अंग्रेजों ने तीसरा मराठा वॉर किया। ठीक है जी। और तीसरे मराठे वॉर में अंग्रेजों ने इन सब से संधियां कर ली। जैसे नागपुर के हैं तो नागपुर की संधि, बड़ोदरा के हैं तो बड़ोदरा की संधि, इंदौर के हैं तो इंदौर की संधि। ठीक है। पुणे को उन्होंने पहले उससे हरा ही दिया है सेकंड एंग्लो वॉर से। और फाइनली जब तीसरा युद्ध होता है 1818 तक आते आते पूरे मराठे खत्म हो जाते हैं और पूरे मराठा प्रशासन की व्यवस्था अंग्रेजों के हाथों में आ जाती है। अभी हम आगे जब 1857 की क्रांति पे पहुंचेंगे, टाइम लगेगा, तो हम वहां पे समझेंगे कि ये जो लास्ट जो हमारे पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, इन्होंने एक अपने बेटे को गोद लिया था जिनका नाम भी नाना साहब ही था। और ये नाना साहब 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लड़ेंगे। अंग्रेजों से लड़ने का नाना साहब का कारण क्या रहेगा, आप उस समय भी पढ़ेंगे कि जब सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ तो अंग्रेजों ने बोला था कि आज से सारे मराठे पेशवा हमारे पेंशन भोगी बन गए हैं। तो अंग्रेज आसानी से सारे मराठों को पेंशन दिया करते थे। लेकिन नाना साहब के समय अंग्रेजों ने पेंशन ही रोक दी मराठों की। अब नाना साहब करे तो क्या करे, पैसा है ही नहीं, खर्चा कहां से चलाए। इसलिए नाना साहब ने अपनी पेंशन के चक्कर में 1857 के विरोध में भाग लिया था। ठीक है। तो ये थे मराठी। होपफुली आपको पूरा समझ आया होगा। ये 5 क्लासेस याद रखना जिन जिन भागों में मराठे टूटे। ठीक है। अब हम मराठों के बारे में छोटी छोटी कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, सो दैट हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तीनों वॉर याद रखना। सबसे पहले जो रघुनाथ राव सूरत की संधि करके आता है, सूरत की संधि के तहत वो बसीन और सालसेट अंग्रेजों को दे देता है। उसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा वॉर होता है, उसमें जो संधि होती है वो सालाबाई की संधि के तहत जो पेशवा है उसी को पेशवा माना जाता है और मराठे कुछ क्षेत्र अंग्रेजों को दे देते हैं। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में जो बाजीराव जो हमारे पेशवा होते हैं उनको पेंशन भोगी बना दिया जाता है। और थर्ड में जो अंग्रेज होते हैं वो सारे मराठा जितने भी भागों में टूटे थे, चाहे वो सिंधिया, चाहे वो होलकर, चाहे वो भोसले, चाहे वो पेशवा, सबसे जाके अंग्रेज संधियां कर लेते हैं। और फाइनली सारे मराठाओं को साइड करके पूरे मराठा स्वराज पर जो कभी शिवाजी ने बनाया था उस पर अंग्रेज अपना हक कर लेते हैं। अब अगर हम मराठों की सबसे पहले सैन्य व्यवस्था समझे, सैन्य व्यवस्था कि मराठों की सैन्य व्यवस्था क्या थी, कि उनका लड़ने का तरीका क्या था,
तो सबसे पहले उनका लड़ने की जो सबसे प्रसिद्ध टेक्निक थी वो थी छापामार युद्ध। छापामार युद्ध, छापामार मतलब इधर तो छापा मारते थे जैसे ईडी आजकल बहुत मार रही है, सारे नेताओं को बर्बाद कर रखा है छापा मार मार के ईडी ने, है ना। तो छापामार युद्ध क्या होता था कि पहाड़ों पर शिवाजी की आर्मी छोटी हुआ करती थी और जो मुगल हैं या बाकी लोग हैं उनकी आर्मी बहुत बड़ी होती थी। आप अगर सामने से फ्रंट टू फ्रंट लड़ेंगे तो आप इतनी बड़ी आर्मी से लड़ ही नहीं पाएंगे। तो शिवाजी पहाड़ों पर छुप छुप के लड़ते थे, एकदम से छापा मार दिया किसी पे भी, आर्मी जा रही है और सरप्राइजिंगली उस पर अटैक कर दिया। और पहाड़ों पर ऐसे युद्ध से ही शिवाजी इतने आगे बढ़े क्योंकि वो छापामार युद्ध में बड़े ही कुशल थे। तो मराठे किस युद्ध से लड़ा करते थे? छापामार युद्ध से। इसीलिए शिवाजी को पहाड़ी चूहा भी बोला गया। क्या बोला गया? पहाड़ी चूहा। जैसे चूहा है ना, कहीं से भी रास्ता बना के निकल जाता है, शिवाजी एक बहुत बड़ी सामने वाली विपक्षी आर्मी के बीच में से अपनी छोटी सी आर्मी को मार काट के निकल जाया करते थे। क्यों? क्योंकि वो छापामार युद्ध में बड़े कुशल मंजे हुए खिलाड़ी थे। अगर मैं इनकी आर्मी की बात करूं तो आपने हमेशा, अगर इतने समय से आप पढ़ रहे हैं, आर्मी हुआ करती थी दो तरीके की, एक अस्थायी आर्मी, ये सेना, और एक स्थायी सेना। अब आपको लगता होगा स्थायी सेना और अस्थायी सेना का मतलब क्या है? पहले के समय में राजा महाराजा या छत्रपति कोई भी हुआ करे, वो दो तरीके की आर्मी रखते थे। एक होती थी परमानेंट आर्मी जो 24 घंटे तैयार रहा करती थी युद्धों के लिए, कि सडनली अगर हम पे कोई अटैक कर दे तो साम्राज्य की सुरक्षा कौन करेगा? तो उस समय साम्राज्य की सुरक्षा करेगी स्थायी सेना, परमानेंट आर्मी। लेकिन पहले के सारे बड़े राजा महाराजा कुछ आर्मी को बैकअप में रखा करते कि जब हमें जरूरत होगी तब हम आपको बुलाएंगे, तो उसको बोलते थे अस्थायी आर्मी, कि जब आपकी जरूरत होगी तब हम आपको बुला लेंगे और जब तक जरूरत नहीं है आप रहिए। तो दो तरीके की आर्मी, मुगलों में भी सेम आपको व्यवस्था देखने को मिलेगी। दो तरीके की आर्मी हुआ करती थी, एक अस्थायी और एक स्थायी। स्थायी वो परमानेंट आर्मी हुआ करती थी जो हर समय युद्ध के लिए तैयार रहा करती थी। स्थायी सेना वो सेना हुआ करती थी जिसे जरूरत पड़ने पे बुलाया जाता था। ठीक है। इसके बाद अगर मैं मराठा साम्राज्य में पैदल सैनिक की बात करूं, पैदल सैनिक, तो मराठा साम्राज्य में पैदल सैनिकों को पागा कहा जाता था। ये चीज याद रखना, कई बार पूछा जाता है। आप किताबें पढ़ेंगे ना हिस्ट्री की, तो लिखा रहेगा पागा बड़ी जोर से अपने टारगेट की तरफ बढ़े, आपको समझ ही नहीं आएगा पागा है क्या। मराठों में जो पैदल सैनिक हुआ करते थे, पैदल लिख दिया जी, कोई बात नहीं, जो पैदल सैनिक हुआ करते थे उनको बोलते थे पागा। ठीक है। ये चीज इनकी याद रखना कि इनकी सैन्य व्यवस्था क्या थी। शिवाजी ने अपनी सैन्य व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुर्तगाल से 200 तोपें खरीदी थी। ठीक है। और अपना साम्राज्य का नौसेना मजबूत करने के लिए सबसे पहले मराठा साम्राज्य में अगर नेवी का निर्माण किया तो शिवाजी ने विस्तार किया। और यदि मराठों के समय नेवी की सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी के समय हुई थी वो तो पेशवा बाजीराव, क्योंकि पेशवा बाजीराव के समय जल के भी क्षेत्र में मराठों की इतनी आर्मी थी या इतनी पावर हो चुकी थी कि पुर्तगाल को जाके मारा था। जो कभी अपने को लॉर्ड ऑफ ओशियन बोला करते थे, समुद्र के देवता, समुद्र के भगवान, बाजीराव ने जाके मारा था। क्यों मार पाया? क्योंकि उनसे बहुत पहले जो शिवाजी छत्रपति थे पहले मराठा साम्राज्य के, उन्होंने मराठाओं के लिए नेवी का निर्माण किया था, तोपें खरीदी थी और इससे मराठों की आर्मी बड़ी मजबूत हुई। तो अगर आर्मी पे कभी छोटा सा कोई सैन्य व्यवस्था पर आपसे क्वेश्चन आता है, जनरली प्री में, मेंस में 100-150 शब्दों में लिखने के लिए आ जाता है, तो आप लिख सकते हैं कि उनकी सैन्य व्यवस्था में दो तरीके की सेना हुआ करती थी, अस्थायी, स्थायी। पैदल सैनिक को पागा बोला जाता था। उनका छापामार युद्ध बड़ा प्रसिद्ध था। ये छापामार युद्ध कभी लड़ते थे महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के बाद यदि किसी युद्ध में दक्षिण भारत में, मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूं, मलिक अंबर ने छापामार युद्ध का बहुत इस्तेमाल किया, और उसके बाद मराठों में शिवाजी ने बहुत छापामार युद्ध का इस्तेमाल किया। ठीक है। तो ये तो थी इनकी सैन्य व्यवस्था कि भैया ये सैन्य व्यवस्था। अब उनकी प्रशासनिक व्यवस्था देखिए कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी क्या थी। आपको पता है, अगर मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी होती ना तो मराठे ही भारत पर राज करते। दरअसल मराठों में सबसे बड़ी कमी यह रह गई कि उनकी प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं रही। वो अपना साम्राज्य को बड़ा करने के लिए इतनी तेज गति से लोगों को रौंदते चले गए, मारते चले गए कि सारे लोग उनके सामने दया की भीख मांगते थे। यदि मराठे सारे अपने क्षेत्र को जीतने के बाद वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कर देते, वहां की पब्लिक को अगर उनका भरोसा जीत लेते, तो सवाल ही नहीं बनता था कि अहमद शाह अब्दाली
मैंने आपको वहां पे पढ़ाया भी है कि अहमद शाह अब्दाली जीत ही इसलिए पाया मराठों से क्योंकि मराठाओं ने अपने आसपास के बहुत दुश्मन पाल लिए थे। यदि मराठे अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रखते तो सवाल ही नहीं बनता कि अहमद शाह अब्दाली जैसा आम कोई नेता, मराठों के लिए वो आम था। हालांकि अहमद शाह अब्दाली अपने आप में बहुत क्रूर था, लेकिन मराठाओं के सामने कुछ नहीं था जो उस समय मराठा थे। लेकिन क्योंकि मराठाओं ने अपने पड़ोसियों को बहुत नाराज किया तो सारे पड़ोसी जाके मिल गए थे अहमद शाह अब्दाली से, इसलिए 1761 में हारे। फिर भी हम पढ़ते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था में हमने देखा था शिवाजी ने 8 बड़ी पोस्टें बनाई जिनको हमने बोला था अष्टप्रधान। शिवाजी ने अपने 8 बड़े अधिकारी बनाए थे जिसको क्या बोला गया था, अष्टप्रधान। इन अष्टप्रधान में अगर सबसे बड़ा कोई अधिकारी होता था तो वो होता था पेशवा। कौन होता था, पेशवा। और यदि छत्रपति अपने साम्राज्य से कहीं बाहर गया है तो मराठा साम्राज्य का उस समय जो देखभाल करता था वो करता था पेशवा। तो 8 प्रधानों में सबसे बड़ा प्रधान हुआ करता था पेशवा। इन्हीं पेशवाओं ने आने वाले समय में छत्रपति को उनके ओहदे से हटा के और सारे मराठों की शक्ति अपने हाथ में ले ली। ठीक है। उसके बाद पेशवा के बाद दूसरा जो बड़ा पद हुआ करता था उसको चाहे आप कई किताबों में लिखा मिलेगा मजूमदार और कई जगह लिखा मिलेगा अमात्य। ये हुआ करता था वित्त मंत्री। जैसे आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होता है जो सारा पैसों का लेखा जोखा रखती है अपने पास, ये रखते हैं निर्मला सीतारमण जी। वैसे ही मराठा साम्राज्य में जो वित्त मंत्री हुआ करता था उसको या तो मजूमदार बोलते थे या अमात्य बोलते थे। ठीक है जी। तीसरा जो सेनापति हुआ करता था उसको बोलते थे सरे नौबत। सरे नौबत किसको, सेनापति को। यदि आपको मुगल का जब हमने प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ी थी, अगर आपको पीछे के लेक्चर ध्यान हो तो हमने देखा था वहां पर जो वित्त मंत्री होता था उसको वजीर बोलते थे, जो वहां पर सेनापति होता था उसको मीर बख्शी बोलते थे। लेकिन यहां पर सेनापति को मराठा काल में सरे नौबत बोला करते थे, जबकि वित्त मंत्री को अमात्य, और मुगल काल में वित्त मंत्री को क्या बोलते थे, वजीर। ठीक है। अगर न्याय व्यवस्था के लिए कोई हुआ करता था तो वो होता था न्यायाधीश। किसके लिए, न्याय व्यवस्था के लिए। तो न्याय व्यवस्था तो नॉर्मल है। अगर धार्मिक चीजों के लिए कोई कानून बनाना हुआ करता था तो उसके लिए होते थे पंडित राव। किसके लिए, धार्मिक चीजों के लिए। धार्मिक व्यवस्था अगर किसी को मेंटेन करनी होती थी तो उसके लिए एक ओहदा क्या था, पंडित राव। ठीक है। और अगर आप देखें और नीचे में इसमें लिखूं तो एक पद हुआ करता था वाक्यानवीस। वाक्यानवीस थोड़ा सा अजीब सा नाम है लेकिन याद रखना, वाक्यानवीस। ठीक है। उस समय जो गुप्तचर व्यवस्था संभाला करता था, कौन सी व्यवस्था जी, गुप्तचर। आज भी अपनी रॉ है RAW, जिसका काम है कि वो सारे जासूस पनद करे और अगर कोई भी देश पर प्लानिंग कर रहा है विरोध में तो वो उस चीज की जानकारी जुटाए। तो शिवाजी के समय वाक्यानवीस एक ऐसा ओहदा हुआ करता था जो जासूसी का काम करते थे। ये कुछ अहम पद थे। और एक और था सुमत नाम का, वो पत्राचार व्यवस्था को अच्छा रखा करते थे। तो ये मेन है। अष्टप्रधान में 8 पोस्ट हुआ करती थी लेकिन उनमें से मेन ये है, ये 3 मेन है। अगर ये आपको 3 याद रहेंगी तो ठीक रहेगा। ठीक है। अष्टप्रधान पर कभी आज के समय में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आपसे कोई अष्टप्रधान पे टिप्पणी नहीं मांगेगा, ये रटने वाली चीजें होती हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोई मराठों की आपसे प्रशासनिक व्यवस्था पूछे तो आपको ये अच्छे से लिखना पड़ेगा। और इसमें सबसे अहम ओहदा हुआ करता था पेशवाओं का, जो छत्रपति के बाद सबसे अहम पद हुआ करता था। ये पद छोटे हुआ करते थे उनसे। तो ये तो थी इनकी प्रशासनिक व्यवस्था। इससे पहले हमने इनकी सैन्य व्यवस्था समझ ली। लास्ट हम इनकी पढ़ लेते हैं राजस्व व्यवस्था कि टैक्स कलेक्शन पॉलिसी इनकी कैसी थी। टैक्स कलेक्शन पॉलिसी, राजस्व व्यवस्था। देखो, राजस्व व्यवस्था में हम समझ चुके हैं कि 2 तरीके के टैक्स लिया करते थे शिवाजी के काल में या मराठाओं के काल में। एक हुआ करता था चौथ और दूसरा हुआ करता था सरदेशमुखी। चौथ कितने % लिया जाता था, 1/4 या 25%, और सरदेशमुखी लिया जाता था 10%। सरदेशमुखी उस जगह से लिया जाया करता था जो शिवाजी के साम्राज्य का हिस्सा थे, जबकि चौथ उनसे लिया जाया करता था जिन पर शिवाजी के मराठा साम्राज्य का कंट्रोल नहीं था। वो उनके आसपास के क्षेत्र थे, लेकिन शिवाजी अपने आसपास के वाले जो एरिया थे उनसे एक कर लिया करते थे जिसको बोलते थे सुरक्षा का कर। शिवाजी बोलते थे कि यदि आप हमको चौथ नहीं देंगे तो हम आपको आके लूटमार करेंगे। शिवाजी ने खूब लूटमार करी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यदि शिवाजी को कोई भी साम्राज्य चौथ देने से मना किया करता था तो शिवाजी रातों रात उस साम्राज्य में जाके लूट करके आ जाया करते थे।
और आसपास शिवाजी के समय किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन्हें रोक सके। पहाड़ी चूहा बोला गया, छापामार युद्ध लड़ते थे। इसलिए जितनी भी उनके सामने जितनी भी रियासतें थी, जितनी भी प्रांत थे उस समय, उन्होंने शिवाजी को एक टैक्स दिया जिसको बोलते थे चौथ। ये 1/4 होता था, इसलिए इसको चौथ बोलते थे। और ये कैसा करता? सुरक्षात्मक कर, सुरक्षात्मक कर, सुरक्षा के लिए दिया करते थे। और ये कैसा टैक्स था? ये टोटल जो रेवेन्यू टैक्स था, जो राजस्व के लिए लगता ही है, आज भी आप देखेंगे लगती है टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, दुनिया भर के टैक्स। ये नॉर्मल टैक्स था जो फसल पर लगता था। ठीक है, तो ये थी उनकी राजस्व व्यवस्था। अगर देखा जाए तो शिवाजी ने भी जो मराठा, नॉट इवन शिवाजी, पूरे मराठा साम्राज्य ने जो किसानों से टैक्स लेना वसूल रखा, वो 50% तक वो टैक्स ले लिया करते थे। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि कितने % टैक्स लिया करते थे, तो आपकी टोटल फसल का 50% आपको मराठा साम्राज्य में देना पड़ता था टैक्स के रूप में। और यदि आप नहीं देते थे, इनके समय जो बेचारा गरीब किसान था उसकी हालत बिल्कुल वैसी ही रही लगभग जैसी मुगलों के समय थी। मराठे की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वो हिंदू पादशाही स्टैब्लिश करने के चक्कर में अपने ही भाइयों से दुश्मनी लेते गए। यदि वो राजस्थान के राजपूतों को नाराज ना करते, यदि वो पंजाब के सिखों को नाराज ना करते, यदि वो इधर अपने दिल्ली उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में जाटों को नाराज ना करते, तो हिम्मत थी कि मुगल, अंग्रेज या अहमद शाह अब्दाली मराठों से कुछ बोल जाता। लेकिन मराठों की गलती रही जो सेम औरंगजेब ने करी। औरंगजेब हमेशा मराठों से लड़ता रहा। वो कभी औरंगजेब ये नहीं समझ पाया कि मराठे भी मजबूत हैं। और मराठों की भी क्या समस्या रही कि मराठे अपने आप को सर्वोच्च मानते रहे। वो अपने सामने किसी को शक्ति को मानते ही नहीं थे। और यदि आपका उदय हुआ है तो मान के चलिए आपका गिरना भी तय है, डूबना भी तय है। 1818 तक आते आते मराठे पूरी तरह खत्म हो गए। अच्छा, इस बीच एक चीज और छोटी सी याद रखना कि एक मराठों से एक छोटा सा कंसेप्ट टॉपिक आता है, पिंडारी। पिंडारी कौन थे? आपको जानकर के हैरानी होगी कि मराठे इतनी जल्दी गिव अप करने वाले तो थे नहीं। मराठा साम्राज्य खत्म होने के बाद भी मराठे गुप्त तरीके से लड़ते रहे। तो ऐसा समुदाय जो जंगलों में रह करके छोटे छोटे युद्ध अभियान चलाता रहा मराठों की तरफ से, उन समूह को बोला गया पिंडारी। ये पिंडारी जो थे, ये कुछ ऐसे मराठे थे जिनके अंदर अंग्रेजों से बदले लेने की भावना थी कि इन अंग्रेजों ने हमारे मराठा साम्राज्य को बर्बाद किया है, इन अंग्रेजों को हम बर्बाद करेंगे। और ये जंगलों में रहकर चुपचाप अटैक किया करते थे बड़ी तीव्र गति से। और अंग्रेज इनसे परेशान हो चुके थे कि मराठों का तो अंत कर दिया और इन पिंडारियों का भी अंत किया जाए। और फाइनली अंग्रेजों में हम आगे जाके पढ़ेंगे भी कि एक बहुत महान गवर्नर आएगा, हेस्टिंगस, वॉरेन हेस्टिंगस। ये गवर्नर हम आगे पढ़ेंगे जब हम अंग्रेजों को पढ़ेंगे। हेस्टिंगस अपने शासनकाल में पिंडारियों पर एक बहुत ही तगड़ा अटैक करवाता है और अटैक करने के बाद पिंडारियों को भी समाप्त कर दिया जाता है। कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि पिंडारी कौन थे? तो पिंडारी वो थे जो मराठा साम्राज्य के पतन के बाद भी मराठा साम्राज्य को बनाने के लिए लगातार गुप्त तरीके से लड़ते रहे। और इनको मारने वाला कौन था? हेस्टिंगस। हेस्टिंगस कौन था? गवर्नर था, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। और फाइनली पिंडारी के खत्म होने के बाद मराठे खत्म। ठीक है जी। तो मराठे अपने आज पूरे खत्म हो गए। अब हमें थोड़ा अवध, आपको देखो अगर ध्यान हो तो हमने पढ़ा था कि 1724 के आसपास जब मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह गद्दी पर बैठा था, तो उस समय मुगलों के पूरे साम्राज्य में से बहुत सारे क्षेत्र टूट टूट के अलग हो गए। जैसे अवध टूट के अलग हो गया था, बंगाल, इधर मैसूर, हैदराबाद, उड़ीसा, बहुत सारे क्षेत्र टूट के अलग हुए। थोड़ा थोड़ा उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर हमारी शुरू हो जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री, और वहां पर हम यूरोपियों को पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।